हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं एक और नए वीडियो से, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी की बुक जिसका नाम है संप्रेषण और संचार, यूनिट 1 का लेसन नंबर 2 जिसका नाम है संप्रेषण और संचार तथा संप्रेषण के विविध आयाम। ठीक है, संप्रेषण की अवधारणा यानी कि जो संप्रेषण का जो यूनिट 1 का जो हमारा लेसन नंबर 1 था उसको हमने इससे पहले क्लियर कर लिया बहुत अच्छे तरीके से। उसकी जो वीडियो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जल्दी से जाइए उस वीडियो को देखिए ताकि आप लोगों को वो भी अच्छा समझ में आए। क्योंकि देखो यह जो चैप्टर्स है ना, जो हमारे बीए की जितनी बुक्स हैं, सारे चैप्टर जो है हमारे पीछे के जो चैप्टर्स हैं उनसे कुछ ना कुछ रिलेट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, फुल एक्सप्लेनेशन होने वाली विथ नोट्स के साथ, और सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाला, जो भी स्टूडेंट ड्यू सोल एनसी वेब जिस भी साइड के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए होने वाला। प्लस आप लोगों के लिए सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि ये एनईपी के तहत यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत ही सब कुछ होने वाला है। कोई भी टॉपिक बाहर से नहीं बताऊंगा। हाँ, मैं एग्जाम्पल से आप लोगों को कोशिश करूंगा कि अच्छा से अच्छा दूं। तो ज़्यादा फार्म ना भरते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियोस है उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 1 का लेसन नंबर 2 जिसका नाम है संप्रेषण और संचार तथा संप्रेषण के विविध आयाम। ठीक है, आपको संप्रेषण का मतलब जो है, अगर आप लोग लेसन नंबर 1 देख के आए तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया कि संप्रेषण का मतलब क्या होता है। ठीक है, संप्रेषण या संचार हम दोनों एक कह सकते हैं। संप्रेषण यानी होता है किसी भी बात को कहने के लिए जो हम साधन यूज करते हैं वो हमारा संप्रेषण कहलाता है। जो हम कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, वो हमारा संप्रेषण कहलाता है। अपने हाव भाव, अपने विचारों को जब हम दूसरे के ऊपर डिलीवर करते हैं वो हमारा संप्रेषण कहलाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे पढ़ के अपने वॉइस के आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ, तो ये मैं क्या हूँ, मैं एक वक्ता हूँ और आप श्रोता हो। और मैं कौन हूँ, मैं अपनी बातों को संप्रेषण यानी संचार कर रहा हूँ अपनी बातों का। ठीक है, तो और अच्छे से जब हम चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, शुरू में आपको भागने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे होते हैं थोड़ा सा वीडियो देखा भाग जाते हैं। देखो, शुरू में देखो थोड़ी थोड़ी कुछ चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना आपको बेहतर और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है परिचय। ठीक है, हमें वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमें परिचय पता होना चाहिए, इसमें वाले हम पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति और विचारों के आदान प्रदान की भावना के साथ ही मानव समाज में संप्रेषण संचार की भीम का उद्भव और विकास हुआ है। ठीक है, यानी कि जो विचार और अभिव्यक्ति और विचारों का जो आदान प्रदान है, इन सभी की भावना के साथ ही मानव जो समाज में रह रहा है उन सभी का मानव समाज का उद्भव हुआ है और उनका विकास हुआ है। किसकी वजह से, संप्रेषण संचार की वजह से। विचार और अभिव्यक्ति यानी मानव के मन में जो विचार है उसको प्रकट कर पा रहे हैं। संप्रेषण और संचार एक सामाजिक प्रक्रिया है। जो संप्रेषण और संचार जो है ये एक सामाजिक प्रक्रिया है। इंसान क्या है, अपनी बातें रखने कहाँ से करता है, संप्रेषण यानी समाज में ही करता है। तो ये क्या, एक सामाजिक प्रक्रिया है। समाज की समस्याओं, समूह एवं मनुष्य के माध्यम संप्रेषण संचार होता रहता है। यानी देखो, समाज की जो समस्याएं हैं उनको क्या है, हम उनका समाधान करने के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे के बीच बात करते हैं। अपने जो परेशानी हो रही है उसको हम बताते हैं लोगों को, तभी तो हमें सॉल्यूशन मिलता है ना। तो ये क्या है, ये भी एक हमारा समाज, इससे भी क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। ठीक है, मानव के जन्म के साथ ही संप्रेषण एक संचार की प्रक्रिया का जन्म हुआ। यानी जब मानव का जन्म हुआ तब से ही संप्रेषण जो है, संप्रेषण जो संचार है इसका, इस प्रक्रिया का जन्म हुआ। ठीक है, यह मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पंछियों के समाज में भी विविध रूपों में विद्यमान रहता है। जो संप्रेषण है ये केवल मनुष्य ही नहीं करते, ये जंतु जो जानवर है वो लोग भी करते हैं। ठीक है, अब आता है संप्रेषण एवं संचार। क्या आता है, संप्रेषण एवं संचार। ठीक है, संप्रेषण और संचार दोनों समानार्थी है। बात की जाए संप्रेषण और संचार की तो दोनों क्या है, समान है, समानार्थी है। ठीक है, संप्रेषण में भी हम अपनी बातों को क्या कर रहे हैं, दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, और संचार का मतलब भी अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाना होता है, किसी चीज का संचालित करना होता है, चलाना होता है। ठीक है, संप्रेषण का अर्थ है किसी बात या विचार को सम्यक रूप से आगे बढ़ाना, यानी किसी बात या विचार या भावना का प्रचार प्रसार करना, अग्रसित करना, आगे बढ़ाना। ठीक है, इतना समझ में आया। अब बढ़ते हैं आगे। संचार शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की चर धातु से हुई है।
जो संचार है, संचार शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? संस्कृत भाषा की चर धातु से हुई है, जिसका अभिप्राय है कि बात या विचार को आगे बढ़ाना, चलाना, है ना, संचालित करना, चलाना, प्रचार प्रसार करना, ज्ञान या विचार को फैलाना। फ्रेंड देखो, जो है बाहर से काफ़ी ज़्यादा नॉइस आ रही है, तो बैकग्राउंड नॉइस के लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा। एंड आप लोग बैकग्राउंड नॉइस जो है उसको थोड़ा सा इग्नोर करें और आप लोग मेरी बातों पर बस कॉन्सेंट्रेट करें, ठीक है। हिंदी में संचार के लिए संप्रेषण शब्द, संप्रेषण, संवाद शब्द भी प्रयुक्त किया जाता है। बात की जाए हिंदी संचार से, हिंदी भाषा में संप्रेषण और संवाद, संवाद यानी भी बात करना होता है, संप्रेषण यानी भी बात, एक तरह से देखा जाए तो बात करना ही होता है, क्योंकि हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, अपने भाव विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, और संवाद में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। संचार का अंग्रेजी प्रिय कम्युनिकेशन, यानी अंग्रेजी शब्द देखा जाए क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है। अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से बना है, जिसका सामान्यतः अर्थ लिए जाते हैं टू शेयर, टू ट्रांसफर, टू शेयर, टू ट्रांसफर। किसका? कम्युनिकेशन, कम्युन्यूस का, सॉरी, लैटिन भाषा का एक वर्ड है कम्युन्यूस, इसका जो अर्थ है वो क्या है? टू शेयर, टू ट्रांसफर, टू एक्सचेंज, अर्थात भागीदारी, स्थानांतरण एवं आदान प्रदान। ये सभी क्या है? कम्युन्यूस शब्द की जो है अर्थ है, ठीक है। यदि हम कम्युन्यूस शब्द के इन तीन अर्थों पर गंभीरता से विचार करें तो पाते हैं कि यह भागीदारी से अर्थ है किसी को अपने भाव एवं विचारों के अवगत कराना। क्या होता है? अवगत कराना, यानी उसको बता देना, ठीक है। भागीदारी यानी होता है किसी को अपने किसी काम में भागीदारी यानी हिस्सा देना। तो जिसे मेरे मन में कोई विचार है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? मैं अपने स्टडी में आप लोगों को भागीदारी बना रहा हूँ। जैसे कि मान लो मैं बीए पढ़ रहा हूँ, ठीक है, और मैं साथ में आप लोगों को भी पढ़ा रहा हूँ, क्या हो रहा है? मैं अपने साथ साथ आप लोगों को भी अपने साथ शामिल कर रहा हूँ, तो क्या कर रहा है? ये हमारी एक भागीदारी है, ठीक है। स्थानांतरण से अभिप्राय है भाव एवं विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। स्थानांतरण यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। ये आपको लोग ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है, ठीक है। ऐसे ही आदान प्रदान से अर्थ निकलता है भाव तथा विचारों का आदान प्रदान करना। अतः हम कह सकते हैं कि संचार या कम्युनिकेशन के माध्यम से एक व्यक्ति अपने भाव और विचारों को दूसरे व्यक्ति या समूह तक स्थानांतरित कर सकता है, पहुंचा सकता है, और दूसरे व्यक्ति के विचारों एवं भाव से स्वयं भी अवगत हो सकता है। यानी कि अगर हम अपनी बातों को किसी दूसरे तक पहुंचा रहे तो उसकी बात भी हमारे तक पहुंच सकती है, यानी उसकी बातों से भी, उसकी जो मन में बातें हैं उससे भी हम अवगत हो सकते हैं। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे मन में जो बातें, जो एग्जांपल्स हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन अब आप लोगों को सुन के जो डाउट आएगा वो तो आप लोगों के मन में, लेकिन जब आप मुझे बता दोगे तो मेरे को, मैं क्या हो जाऊंगा? मैं भी उससे अवगत हो जाऊंगा, मैं भी उसमें क्या जाएगी? हिस्सेदारी मिल जाएगी, मैं उससे अवगत होने के बाद उससे एक भागीदारी मिल जाएगी जिसका कि सॉल्यूशन मैं दूंगा। तो इसलिए अगर कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करना ताकि आपके मन की बात भी मेरे तक पहुंच जाए, ठीक है। अब आता है समाज में संचार की एक प्रक्रिया के द्वारा लोगों में परस्पर एक समझ विकसित होती है। समाज में संचार की इस प्रक्रिया के द्वारा लोगों के मनों में क्या है? एक संचार विकसित होती है, एक समझ विकसित होती है। वो क्या है? प्रत्येक समाज की यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। जो संचार है, ठीक है, समाज में जो हम संप्रेषण करते हैं, अपनी बातों भावनाओं को आदान प्रदान करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, ये क्या है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। संचार के अभाव में, यानी कि बातचीत यानी अपने भाव को ना बता पाना, संचार के अभाव में, अभाव यानी होता है उसका ना होना, व्यक्ति का संसार केवल उसी व्यक्ति तक सीमित होकर रह जाएगा। अगर मान लो अगर संचार ना हो, संप्रेषण ना हो, कम्युनिकेशन ना हो, हम हमारे बीच में लोगों के मन में बातें ना हो, तो क्या होगा? संचार जो है केवल उसी व्यक्ति तक सीमित हो रहकर सिमट कर रह जाएगा। एक तो देखा जाए, जैसे मान लो हमारे टीचर रहते हैं, ठीक है, टीचर के पास जो ज्ञान है अगर वो अपने पास ही रखे तो क्या वो ज्ञान हमारे पास आएगा? नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा? वो ज्ञान कहाँ तक सिमट कर रह गया? वो हमारे टीचर तक ही सिमट कर रह गया, ठीक है। एग्जाम्पल्स में पूरी कोशिश करूंगा कि अच्छे से अच्छा ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आए, ठीक है, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है संचार के आधारभूत तत्व। यानी कि जो संचार है उनकी आधार यानी कि एक बेस जो होता है वो किस पे टिकी हुई है, ठीक है, उसके तत्व क्या है वो देख लेते हैं। मानव जीवन में ऐसी एक घटना की कल्पना नहीं की जा सकती जिसके कोई संकेत या ध्वनि व्यक्त ना हो और वह कोई संचार ना हो, ठीक है।
संचार के आधारभूत तत्व। ठीक है, मानव जीवन में ऐसी एक भी घटना की कल्पना नहीं की जा सकती जिसके कोई संकेत या ध्वनि व्यक्त ना हो और वह संचार ना करे। यानी कि मानव जीवन में ऐसी कोई भी घटना की कल्पना नहीं की जा सकती है जिसमें कि वो कोई एक संकेत ना करे, कोई ध्वनि ना करे या फिर कोई संचार ना करे। ऐसा कोई भी परिघटना नहीं है या फिर ऐसी भी कोई घटना मानव जीवन में नहीं होती। सभी में कुछ ना कुछ संप्रेषण संचार होता रहता है। मानव जीवन ऐसे ही संचार के द्वारा गतिमान रहता है। मानव जीवन जो है ऐसे ही एक संचार के द्वारा क्या है, गतिमान है, चल रहा है। मानव के जन्म लेते ही उसके रोने, हंसने, मुस्कुराने संबंधी सभी हाव भाव के द्वारा वह संचार की प्रक्रिया में शामिल हो जाता है। यानी किसी का हंसना, रोना, गुनगुनाना, ये सभी क्या है, ये सभी उसके संचार है, संप्रेषण की एक भावना है। ठीक है, अब आता है हमारा संचार के 3 आधारभूत तत्व। संचार के कुछ आधारभूत तत्व हैं, वो क्या है उनको एक्सप्लेन करते हैं। देखो, पहला है संदेश भेजने वाला या संप्रेषक या श्रोतक। ठीक है, श्रोता। देखो, संदेश भेजने वाला यानी कि श्रोता, यानी कहाँ से उद्भव हो रहा है वो होना जरूरी है। ठीक है, उसका दूसरा संदेश, यानी कि हमारे पास हम संदेश भेजने वाला तो मिल गया, लेकिन संदेश भेजेगा क्या, है ना। जैसे कि मैं पढ़ाने वाला तो मिल गया, लेकिन पढ़ा हो गया, तो उसी तरीके से संदेश भेजने वाला मिल गया। फिर संदेश क्या है वो भी होना चाहिए। उसके बाद तीसरा संदेश ग्रहण करने वाला या ग्रही या फिर लक्ष्य, यानी जो संदेश को ग्रहण करेगा। ठीक है, ये सभी क्या है, इसके तत्व है। इनके बिना कोई भी संदेश डिलीवर नहीं हो सकता है। मान लो जैसे मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया, अपने टीचर को फोन किया, किसी को भी कॉल किया, अगर उन्होंने कॉल उठा लिया तो क्या होगा, हमारे बीच में संप्रेषण स्टार्ट हो गया। ठीक है, लेकिन वही अगर कॉल नहीं उठा पाते हैं तो क्या होगा, मेरे पास जो संदेश है वो मेरे पास ही रह जाएगा, वो संदेश आगे नहीं जाएगा, है ना। संदेश ग्रहण करने वाला ही नहीं है तो दूसरे तक पता कैसे चलेगा, मेरा फ्रेंड जो है, मेरे टीचर जो है, वो अवगत कैसे होंगे, वो कैसे भागीदारी लेंगे, वो उनको कैसे हिस्सेदारी मिलेगी। तो ये सभी क्या है, संचार के बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है, तो ये होना जरूरी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो, संप्रेषण तथा संचार यद्यपि समानार्थी शब्द है, संप्रेषण संचार जो है ये क्या है, समानार्थी शब्द है, परंतु फिर भी इन दोनों में अंतर भी है। लेकिन इन दोनों में क्या है, अंतर है। संप्रेषण में जहां संदेश के सम्यक रूप से संप्रेषण पर बल रहता है, वहीं संचार में बड़े पैमाने पर सूचनाओं के प्रसार पर बल रहता है। संचार का मतलब होता है बड़े स्तर पर किसी को बताना है, यानी माइक डीजे लगा करके। ठीक है, और संप्रेषण का मतलब क्या होता है, अपनी भावनाओं किसी दूसरे व्यक्ति, यानी 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति के बीच में एक ग्रुप में बताना। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफरेंट है, तो आप लोग ये याद करने की कोई जरूरत नहीं, इसको आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने ले लिया। ठीक है, अब आता है संप्रेषण के आयाम। जो संप्रेषण है इसका आयाम क्या क्या है। संप्रेषण का आयाम से तात्पर्य है मानव जीवन में संप्रेषण का क्या क्या और किस रूप में योगदान रहता है या फिर योगदान है। ठीक है, हैरोल्ड डी लाज़बेल ने संप्रेषण के कार्यों को 3 भागों में बांटा है। पहला है सूचना ग्रहण एवं प्रसार। ठीक है, सूचना को संग्रह करना और उसका प्रसार करने में बढ़ाना। सूचना विश्लेषण करना, यानी कि सूचना को छानबीन करना। सामाजिक ज्ञान एवं मूल्यों का संप्रेषण, यानी जो भी हमारा सूचना है उसको हमें देखना चाहिए कि वो समाज के लिए है, समाज के प्रति ठीक है या नहीं है। वैसा नहीं कि कुछ प्राइवेट बातें हो और हम जाके समाज में समूह में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना भी हमें जरूरी है। किसके अनुसार, हैरोल्ड डी लाज़बेल के अनुसार। ठीक है, कुछ विद्वान संप्रेषण के अंतर्गत मनोरंजन को भी सम्मिलित कर लेते हैं। कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जिन्होंने संप्रेषण के अंतर्गत क्या है, मनोरंजन को भी सम्मिलित किया है। संप्रेषण के प्रमुख रूप से यहाँ 4 पहलू माने जाते हैं। प्रमुख रूप से जो है यहाँ पे संप्रेषण के कितने पहलू माने जाते हैं, 4 पहलू माने जाते हैं। वो 4 पहलू कौन कौन से हैं उनको भी हम देखेंगे आगे। ठीक है, संप्रेषण के अभाव में मानव जीवन के सामाजिक जीवन की कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। ठीक है, यानी संप्रेषण के अभाव में अगर संप्रेषण ना हो, संचार ना हो, वाद विवाद बातें ना हो, डिबेट ना हो, कम्युनिकेशन ना हो, तो क्या है, मानव जीवन की कल्पना
नहीं की जा सकती है। संप्रेषण प्रक्रिया में सूचना प्रवाह तथा सूचना की दृष्टि में मानव शरीर के अंग कई बार अलग अलग और कई बार संयुक्त रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। अंग किस तरीके से शामिल होते हैं? मान लो मैं किसी चाय की टपरी पे गया, दुकान पे गया, ठीक है। अब मैं कॉल पे बात कर रहा हूँ या फिर अपने फ्रेंड से बात कर रहा हूँ, मैं चेयर पे बैठ गया, ठीक है। मैं चेयर पे क्या हुआ, बैठ गया। हम दोनों दोस्त जो है चेयर पे बैठ गए। अब उन्होंने चाय वाले ने पूछा कितनी चाय दूं, तो मैंने मुंह से ना बोल के मैंने कहा 2 चाय, नहीं उंगली से मैंने इशारा कर दिया। तो यहाँ पे मेरा कौन सा अंग काम किया? मेरा हाथ काम किया। तो कौन काम कर रहा है? मेरा अंग काम कर रहा है, ठीक है। मैंने क्या किया? एक इशारा किया। लेकिन अगर यही बात करते हैं थोड़ा आगे, मान ले मैं किसी से बात कर रहा हूं, तो क्या मेरी बॉडी लैंग्वेज जो है उसका भी, वो भी क्या है, हमारे एक हाव भाव को बताने का कार्य करता है। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग बैठे हुए हैं 4 के बीच में, बड़े के बीच में कुछ अच्छी कुछ मतलब अर्जेंट बात चल रही है या फिर कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात चल रही है और उसके बीच में कभी टांग ऊपर कर रहे हैं, कभी इधर खुजा रहे हैं, कभी उधर खुजा रहे हैं। तो ये सभी क्या मिसबिहेव करना भी गलत है। तो यानी देखो, बात के दौरान जो हमारे हाथ की जो मूवमेंट होती है, जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है, अगर वो चलती रहे तो बेहतर है। बाकी अगर एक्स्ट्रा हो जाए तो वो ठीक नहीं है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। संप्रेषण एवं संचार के प्रतिरूप का, चाहे प्रतिरूप का प्ररूप जैसा चाहे जैसा हो, वह मूल 4 प्रकार का होता है। तो 4 प्रकार के मूल होते हैं, वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। सूचना यानी सूचनात्मक, ठीक है। प्रेरणा यानी प्रेरणात्मक, शिक्षा अर्थात शिक्षात्मक, मनोरंजन यानी मनोरंजनात्मक, ठीक है। मनोरंजनात्मक, ठीक है। अब आता है सूचना ग्रहण एवं प्रसार, ठीक है। क्या है? सूचना ग्रहण एवं प्रसार, यानी कि सूचना को संग्रहण यानी इकट्ठा करना और प्रसार करना। मैंने ग्रहण पढ़ा था, सॉरी उसके लिए। यहाँ पे क्या है? संग्रह है। तो सूचना संग्रह एवं उसका प्रसार, ठीक है। वो कैसे है वो देख लेते हैं। संप्रेषण का सर्व प्रमुख आयाम है। संप्रेषण का सर्व प्रमुख आयाम क्या है? सूचना संग्रह करना है। अगर मैं वक्ता बनूंगा, मैं अगर आपको कोई सूचना बनाऊंगा, या सॉरी मैं एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आज मैं ये आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं ये कैसे पढ़ा रहा हूँ? पहले मैंने इसको लिखा, पहले मैंने बुक पढ़ा, फिर मैंने इसको लिखा, तब जाके मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले मैंने क्या किया? इसको संग्रह किया, इकट्ठा किया, उसके बाद ही आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सूचना का संग्रह एवं उस सूचना का प्रचार, विश्व की नई नई घटनाओं की सूचना जन जन तक संचार के द्वारा ही पहुंचाई जाती है। यानी संचार के द्वारा ही क्या होती है? यानी कि क्या कर रहा है? मैं बोल करके मैं आप लोगों को इंटरनेट के जरिए क्या कर रहा हूँ? इसको पहुंचा रहा हूँ। तो क्या कर रहा हूँ? एक संचार कर रहा हूँ, ठीक है। सामान्य जनता की समस्याओं को शासन प्रशासन तक और शासन प्रशासन की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का कार्य संचार माध्यम द्वारा किया जाता है। यानी कि देखो, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये किसके द्वारा पढ़ा? यहाँ पे हमने एक नेता का उदाहरण लिया है, एग्जाम्पल लिया है प्रशासन का। लेकिन अगर मैं एक छोटा सा अच्छा सा एग्जाम्पल देना चाहूँ तो ये ऐसा होगा कि मान लो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ? इंटरनेट के द्वारा। इंटरनेट क्या है? मेरा एक माध्यम है, ठीक है। इंटरनेट क्या है? एक माध्यम है आप लोगों से संचार करने का, आप लोगों के साथ मिलने जुलने का, आप लोगों को इसमें हिस्सेदार बनाने का। क्या है? संचार एक हमारा मेन क्या है? माध्यम है, ठीक है। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। देखो, नवीन आविष्कारों के विकास संबंधी सूचनाओं द्वारा पाठकों और श्रोताओं को जागरूक करना भी संचार माध्यमों का ही काम है। यानी कि देखो, नवीन आविष्कारों यानी जो नए आविष्कार हैं उनका विकास संबंधी सूचनाएं, यानी वो किस तरीके से विकास करेगा उसकी सूचनाएं देना, ठीक है। पाठकों यानी पढ़ने वाले, श्रोताओं यानी कि सुनने वाले को क्या जागरूक करना भी संचार माध्यमों का ही एक काम है, ठीक है। एक जमाने में ज्ञान को सबसे बड़ी शक्ति माना जाता है। एक टाइम हुआ करता जब ज्ञान को बहुत ज्यादा शक्तिशाली माना जाता था। ज्ञानी व्यक्ति का समाज में सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता था। जो अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो उसका स्थान क्या है? एक महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था। आज भी है, लेकिन क्या है? थोड़ा घट गया है। परंतु आज सूचना ही सबसे बड़ी शक्ति बन गई है। आज सूचना ही सबसे बड़ी शक्ति बन गई है। मान लो से मेरे पास बहुत ज्यादा ज्ञान है, ठीक है, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, लेकिन मैं किसी से बातचीत नहीं करता, मुझे दुनिया की कुछ नॉलेज नहीं है, मुझे बस बुक्स की नॉलेज है, मेरे पास वो नॉलेज है, पर दुनियादारी की कोई मतलब नहीं है। तो क्या
वो अच्छा होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए क्या कह दिया कि आज जो है, आज सूचना ही सबसे बड़ी शक्ति बन गई है। जिस व्यक्ति के पास सूचनाओं का जितना बड़ा भंडार होगा वह उतना ही अधिक ताकतवर व्यक्ति बनेगा या फिर वह व्यक्ति होगा। यानी जिस व्यक्ति के पास सूचनाओं का ज्ञान सबसे अधिक होगा वही व्यक्ति अच्छा और बड़ा ताकतवर व्यक्ति बन पाएगा। ठीक है, संचार माध्यमों में एक व्यक्ति जितना स्थान प्राप्त करता है वह उसी के अनुरूप अपना सामाजिक स्तर भी बना लेता है। जिन व्यक्तियों का सामाजिक स्तर अधिक ऊंचा होता है वे संचार माध्यमों की कार्यप्रणाली को प्रभावी रूप से प्रेषित करते हैं। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश आदि से संबंधित सूचनाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। इन सभी का क्या है, देखो सूचनाएं तो बहुत आती है, न्यूज़ तो बहुत आती है, लेकिन अगर इनके बारे में जैसे कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, इन सभी के बारे में अगर कुछ न्यूज़ आती है तो उसको अधिक महत्व दिया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। संचार के साधन कभी विज्ञान की प्रगति को प्रस्तुत करते हैं। जो संचार के जो साधन है वो क्या करते हैं, कभी कभार हमारे विज्ञान को प्रगति के रूप में प्रस्तुत करते हैं। मान लो जैसे टीवी है, ठीक है, इंटरनेट है, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग हमारे जो विज्ञान है यानी जो साइंटिफिक जो भी काम हो रहे हैं, जो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, विज्ञान है, प्रौद्योगिकी है, उनको बढ़ावा कौन दे रहा है, एक तरह संचार इंटरनेट दे रहा है ना। तो कभी कृषि क्षेत्र में हो रही प्रगति को भी सूचना देता है। तो ये कभी क्या करता है, कभी कभी जो ये संचार है ये क्या करता है, कृषि क्षेत्र में हो रही प्रगति पर भी हमें नजर दौड़ाने को कहता है, उन सभी के बारे में बताता है। इसी प्रकार ये संचार माध्यम कभी प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़, वर्षा, भूस्खलन और भूकंप आदि से संबंधित विनाश की जानकारी भी देता है। साथ ही ऐसी आपदाओं में हम लोग किस प्रकार सहायता कर सकते हैं आदि संबंधी सूचनाएं भी हमें देता है। कौन, संचार, इंटरनेट। ठीक है, अब आता है सेकंड, सूचना विश्लेषण यानी कि सूचना की छानबीन करना कि सूचना वाकई में सही है या गलत है। संचार के अंतर्गत हम केवल सूचनाओं का संग्रहण एवं प्रचार प्रसार ही नहीं करते अपितु सूचनाओं का विश्लेषण भी करते हैं। रेडियो, टीवी एवं समाचार पत्र पत्रिकाओं में विभिन्न विषयों एवं सामाजिक घटनाओं संबंधी बहस एक तरह से सूचनाओं का विश्लेषण ही है। ये जो बहसबाजी डिबेट होता है ये सभी क्या है, डिबेट भी एक तरह का विश्लेषण है, छानबीन है। प्रत्येक घटना या टिप्पणी पर समाचार पत्रों में एक विश्लेषणात्मक लेख, संपादकीय, वार्ता आदि संचार माध्यमों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यानी जितने भी घटनाएं होती हैं उन पे जो टिप्पणी समाचार होते हैं उनमें एक विश्लेषणकर्ता लेख जरूर लिखा रहता है संपादकीय के द्वारा, ठीक है, जिसमें वो वार्तालाप करके उसको लीगल प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, संचार माध्यमों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संचार माध्यमों द्वारा अनेक विशिष्ट विद्वानों को अपने विचार या मत रखने का अवसर प्रदान किया जाता है। ठीक है, देखो संचार माध्यमों द्वारा यानी संचार का जो इंटरनेट के माध्यमों द्वारा क्या करे, अनेक विशिष्ट विद्वानों को क्या है, अपना विचार या मत रखने का अवसर मिल रहा है। किसके जरिए, इंटरनेट के जरिए। आज देखो मेरे पास अगर देखा जाए तो मेरे पास कोई भी डिग्री नहीं है। अगर एक टीचर बनने के लिए क्या डिग्री चाहिए, काफी सारी डिग्री चाहिए, बीए चाहिए, बीएड चाहिए और भी कई सारी डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, एमटेक, एमए, तो ये सब डिग्री मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इंटरनेट के जरिए क्या कर रहा हूँ, जो मेरे पास ज्ञान है मैं उसी से आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई डिग्री नहीं तो मेरे पास नॉलेज नहीं है, नॉलेज है मेरे पास। ठीक है, परिणाम स्वरूप इन सूचनाओं माध्यमों से व्यक्ति का बहुआयामी विकास होता है। परिणाम स्वरूप अगर बात किया जाए तो ये सूचनाएं जो हैं, ये सूचनाओं से ही व्यक्ति का बहुआयामी जो है विकास हो रहा है। यानी बहुत सी जो विकास है वो किससे हो रहा है, सूचनाओं के माध्यम से हो रहा है। मान लो एक टाइप से अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप लोगों का कुछ ना कुछ विकास तो जरूर होगा। अगर मैं कोई ना कोई एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ तो उससे कुछ ना कुछ तो आपका विकास होगा, कुछ ना कुछ तो आपको नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक आता है सामाजिक ज्ञान एवं मानव मूल्यों का संप्रेषण। ठीक है, संचार का अगला महत्वपूर्ण कार्य है लोगों की ज्ञान एवं चिंतन के स्तर में वृद्धि कराना या फिर करना। विभिन्न समाचार पत्र पत्रिकाओं, रेडियो, टीवी, सिनेमा और अन्य तमाम संचार माध्यम लोगों को इन्हीं विशिष्ट
घटनाओं की सूचना मात्र ही नहीं देते, अपितु समाज के जीवंत प्रश्न, उनके परिणामों, नीतियों आदि का भी ज्ञान संप्रेषित कराते हैं या करते हैं। देखो, संचार का जो अगला महत्वपूर्ण जो कार्य है वो क्या है? लोगों को ज्ञान, एक चिंतन के विषय में, चिंतन के बारे में, उनके जो चिंतन स्तर यानी सोचने की जो एक सीमा होती है उसमें उसकी वृद्धि कराना, कि वो ज्यादा से ज्यादा सोच सके। ठीक है, समाचार पत्र, पत्रिकाओं, रेडियो, टीवी, सिनेमा आदि अन्य तमाम जितने भी संचार के जो माध्यम है, उन सभी से विशिष्ट घटनाओं की जो सूचना है, सूचना मात्र ही नहीं है, अपितु वो क्या है? समाज के जीवंत प्रश्न, यानी कि एक जीवन जीने के लिए जो प्रश्न है उसके परिणाम, नीति आदि का भी ज्ञान संप्रेषित यानी कि लोगों तक पहुंचाता है। ठीक है, यानी कि हम आज लोग कोई न्यूज देखते हैं कि हमें न्यूज दिखाते हैं कि भाई आप इस दवाई को यूज कीजिए, इससे आपका भला होगा। तो ये क्या है? एक जीवन जीने के लिए ही क्या कर रहा है? संप्रेषण कर रहा है। लेकिन किसके द्वारा कर रहा है? इंटरनेट, टीवी, माध्यम। ठीक है, माध्यम क्या है? कभी न्यूज़पेपर है, कभी टीवी है, कभी फोन है, कभी इंटरनेट है। इन सभी के जरिए क्या हो रहा है? उसका लोगों के एक जीवन को भी बेहतर बनाने का काम किया जा रहा है। ठीक है, और कभी कभार क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कई सारे क्यूज वगैरह हमारे आते रहते हैं, उससे क्या है? लोगों में एक क्या है? ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। और हम जीडीपी वगैरह पढ़ते रहते हैं न्यूज में, पत्र में, और क्या आता है हमारे न्यूज वगैरह, न्यूज़पेपर में। तो इससे क्या है कि हमें अपनी इंडिया के बारे में भी नॉलेज होती है, ज्ञान होता है। ये तो इसी तरह जितने भी माध्यम है उन सभी में कुछ ना कुछ अच्छा ज्ञान जरूर मिलता है। ये देखो, फोन जो है, हम फोन को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हम इसको यूज करते हैं, लेकिन फोन को हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि फोन में अच्छी चीजें भी आती है और गलत चीजें भी आती हैं। तो फोन को यूज कैसे कर रहे हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो अच्छे हैं तो वो अच्छा ही यूज करेंगे, और जो फिर कभी कभार होता है ना कुछ, तो बहुत सी चीजें हैं अपने अपने यूज पे डिपेंड करती है, अपना अपना देखने का नजरिया होता है। मानव जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान हो जाता है। संचार के जरिए क्या है? मानव जीवन का जो अनेक समस्याएं जो है उनका समाधान हो जाता है। संचार माध्यमों के द्वारा अनेक तरह की सूचनाओं और उनके प्रति व्यक्त सामाजिक दृष्टिकोण आदि के द्वारा व्यक्ति की ज्ञान के स्तर में वृद्धि हो जाती है। यानी कि देखो, सबसे पहले देखो, मानव जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान हो जाता है। मान लो जैसे मैंने अपना फोन खोला, मुझे कोई सेटिंग ऑन करनी, बट मुझे नहीं पता कहाँ से ऑन होगी। ठीक है, जैसे मुझे ऑन करना है कि जब मैं बोलूं तो मेरी जो वॉइस है बस वो मेरी वॉइस जाए और बाकी बैकग्राउंड वॉइस ना जाए। तो मैं क्या करूँ? यूट्यूब पे देखूँ, वो मुझे कई सारे ऐप सजेस्ट करेगा, है ना। तो उससे क्या हो, मुझे कुछ ना कुछ तो ज्ञान मिलेगा, तो मैं उसको यूज करूंगा। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट है, संचार माध्यमों के द्वारा अनेक तरह की सूचनाओं और अनेक उनके प्रति व्यक्त सामाजिक दृष्टिकोण, यानी देखो, संचार माध्यमों के द्वारा जो अनेक जो सूचनाएं हैं वो सभी क्या है हमें सामने आएंगे, और उनके द्वारा समाज ने, जैसे कि मैंने कोई न्यूज देखा, उसके नीचे कमेंट्स आते हैं, तो उसमें जो हम देखेंगे कि समाज के, यानी कि जो कमेंट कर रहे हैं वो हमारे सामाजिक लोग हैं, समाज में रह रहे हैं, उसको देख रहे हैं, तो वो सामाजिक उनका दृष्टिकोण क्या है उसके बारे में भी हमें पता चलता है, उनकी सोचने की स्थिति और उनका ज्ञान क्या है उससे उसका हमें भान हो जाता है। ठीक है, आज तो संचार माध्यमों ने स्कूल, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों के शिक्षा के स्वरूप को भी बहुत ज्यादा परिवर्तित कर दिया है। आज हमारे स्कूल में, कॉलेज में क्या कर रहे हैं? हम लैपटॉप, प्रोजेक्टर वगैरह से पढ़ रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो है ज्ञान यानी कि शिक्षा में भी बहुत ज्यादा संचार हुआ है, विकास हुआ है और परिवर्तन आया है टाइम के अनुसार। आज विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य शैक्षणिक संगठन अनेक शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों का प्रसारण कर रहे हैं, जिनसे लोगों के ज्ञान स्तर में वृद्धि हो रही है। अतः संचार माध्यम स्कूली शिक्षा के अंग बनते जा रहे हैं। जो संचार माध्यम है क्या है? स्कूली शिक्षा के अंग बनते जा रहे हैं। एक टाइम पे जब लॉकडाउन लगा था तब हम क्या कर रहे थे? ऑनलाइन पढ़ रहे थे। तो ये संचार, इंटरनेट क्या है? हमारा एक स्कूली शिक्षा का एक अंग बन गया था। कौन? इंटरनेट। और आज भी हम इंटरनेट से पढ़ रहे हैं। कई सारी जगह आप ये वीडियो देख रहे हो तो यूट्यूब से देख रहे हो, तो यूट्यूब भी क्या है? एक हमारा इंटरनेट का माध्यम बन गया है, संचार का एक अंग बन गया है। इसके साथ ही यह लोगों को सामाजिक एवं मानवीय मूल्यों की शिक्षा भी देता है। जो संचार है ये क्या है? हमें एक समाज में अच्छे रहने से और मानव मूल्य यानी हमें किस तरीके से रहना चाहिए उन सभी के मूल्य की जानकारी भी देता है। कौन? संचार। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट हमारा मनोरंजन एवं संप्रेषण। क्या आता है? मनोरंजन एवं संप्रेषण, यानी मनोरंजन करते करते हम बातें कैसे कर सकते हैं, जैसे पढ़ाई के साथ साथ हम मनोरंजन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, संचार
एवं संप्रेषण माध्यमों का एक महत्वपूर्ण आयाम मनोरंजन। देखो इसको बैक करते हैं थोड़ा सा। देखो मनोरंजन एवं संप्रेषण, ठीक है, संचार एवं संप्रेषण माध्यमों का एक महत्वपूर्ण आयाम मनोरंजन भी माना जाता है। एक तरह से यदि हम जनसंचार माध्यमों के उद्भव और विकास पर गौर करें तो पता चलता है कि इनका उद्देश्य संस्कार देने से अधिक मनोरंजन कराना है। किसका? संस्कार देने से अधिक क्या है? मनोरंजन कराना है। आज हम इंटरनेट यूट्यूब देखते हैं, इस पे हमें अच्छी चीजें तो दिखाते हैं लेकिन हमें कॉमेडी चीजें, फनी चीजें भी देखने को मिलती है। तो हमारा क्या एक तरह से इनका जो माध्यम है ये क्या है? मनोरंजन कराना भी है। कई बार कुछ मनोरंजन कार्यक्रम जो कि टेलीविजन सिनेमा से संबंधित होते हैं उसमें सेक्स, अपराध, हिंसा आदि की भरमार होती है। किसकी भरमार होती है? देखो सेक्स, अपराध, हिंसा आदि की भरमार होती है। इस प्रकार के समस्त मनोरंजन और गैर जिम्मेदारी से प्रस्तुत की जाने वाली सामग्री से बच्चों और किशोर पर बड़ा ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इन सभी का बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। किसके ऊपर? हमारे बच्चों के ऊपर या फिर जो नवयुवक हैं, ठीक है, 18 से 20, 22, 25 की उम्र वाले बच्चे, इनके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है इन सभी नेगेटिव चीजों की वजह से। तो क्या है, संचार हमें अच्छे रास्ते पर तो लेके जा रहा है, साथ में बुरे रास्ते पर भी लेके जा रहा है। तो मनोरंजन क्या है, एक तरह से हम देखा जाए तो मनोरंजन हमारे लिए एक अच्छा भी और बेहतर, एक तरह देखा जाए तो बेहतर भी है और नहीं भी है, यानी कि इसके एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, संचार माध्यम में प्रस्तुत लेख, वृत्त चित्र, कार्टून, कविता, नाटक, कहानी, टीवी सीरियल आदि सभी से मनोरंजन भी खूब होता है। इन सभी से क्या है, बहुत ज्यादा मनोरंजन होता है। टीवी कार्टून देखते हैं, ठीक है, लेख पढ़ते हैं, ठीक है। फिल्म सिनेमा के द्विस्वापन में व्यक्ति अपने दैनिक कार्य के भार से मुक्ति पाता है। यानी जब हम फिल्म सिनेमा जाते हैं, फिल्म देखते हैं तो क्या होता है, दैनिक जनित जो रोजाना काम है हमारे उनसे क्या हमें एक मुक्ति मिल जाती है कुछ देर के लिए, 2-3 घंटे के लिए। जब हम मूवी देखते हैं तो एकदम चिल करके देखते हैं ना। चित्रहार, विविध भर्ती, संगीत एवं फिल्मी गीतों के कैरेक्टर्स या फिर अच्छे उपन्यास या कहानी पर आधारित सिनेमा में भी मनोरंजन के कारण अच्छी लोकप्रियता प्राप्त की जाती है। यानी कि संचार के माध्यम से लोगों के मनों में या लोगों के प्रति क्या है, बहुत अच्छी कई लोग ऐसे हैं जो अपनी लोकप्रियता बना चुके हैं। आप लोग देख सकते, कई सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, कई ऐसे फिल्म स्टार्स हैं, फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे प्रोड्यूसर वगैरह भी हैं जो कि अपने संचार, अपने हुनर के जरिए ही एक लोकप्रियता प्राप्त कर चुके हैं, अच्छी लोकप्रियता पे प्राप्त हैं और अच्छी पोजीशन पर बैठे हैं। ठीक है, तो आता है शिक्षा प्रदान करना, ठीक है, या फिर कराना। अब हम देखते हैं कि जो संप्रेषण, जो संचार है वो हमें शिक्षा किस तरीके से प्राप्त करवा रहा है। शिक्षा मानव जीवन का एक प्रमुख आधार एवं श्रृंगार है। जो शिक्षा है मानव जीवन का एक प्रमुख आधार है, ठीक है, एक संचार है, क्योंकि शिक्षा जो है इंसान को बोलने का तरीका, लहजा, उसको समाज में किस तरीके से रहना है, लोगों के प्रति, बच्चों के प्रति, वृद्धों के प्रति और जो लेडीज हैं उनके प्रति उसका व्यवहार कैसा होगा, ये सभी उसके क्या है, शिक्षा ही, उससे ही पता चलता है। ये शिक्षा जो है उसका एक श्रृंगार है। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य केवल पढ़ना लिखना और सिखाना मात्र नहीं है, बल्कि मनुष्य को एक सुयोग्य मनुष्य या नागरिक बनाना भी है। शिक्षा का केवल अर्थ ये नहीं है कि आप आप उसको पढ़ ले, लिख ले, बस ये नहीं है। उसका जो शिक्षा का जो मेन अर्थ है वो क्या है, सुयोग्य, यानी कि एक योग्य व्यक्ति बनाना, ठीक है, नागरिक, एक अच्छा नागरिक बनाना, जिससे कि वह देश के संसाधनों का पूर्ण विकास कर सके तथा विज्ञान व तकनीक के क्षेत्र में प्रगति के उच्च शिखर पर पहुंच सके। इस दृष्टि से मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा देना भी संचार एवं संचार का एक महत्वपूर्ण आयाम है। यह सत्य है कि शिक्षा और मनोरंजन देश के विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाने में गाड़ी की दूरी के 2 पहियों की भूमिका का निर्वहन करता है।
ठीक है। यानी कि शिक्षा को हम ये कह सकते हैं जीवन को आगे बढ़ाने में, जिस तरीके से गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए उसमें पहियों की जरूरत होती है, व्हील्स की जरूरत होती है, उसी प्रकार से जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए ज्ञान का होना भी जरूरी है। इतना बड़ा पढ़ा, इसका जो मेन टॉपिक था यही था। ठीक है। आज इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु विभिन्न प्रकार के चैनल और विज्ञापन जन सामान्य को अपने अपने ढंग से ज्ञान का विस्फोटक प्रचार प्रसार करके शिक्षा दे रही हैं। आज इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या करें, कई सारे ऐसे चैनल्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। यहाँ तक कि आप खुद अगर मेरे चैनल पे देख रहे हो तो मेरा भी चैनल क्या है, एक शिक्षा का ही चैनल है, जो कि तो इसमें क्या है, चैनल मिल जाएंगे, कई सारे ऐसे विज्ञापन मिल जाएंगे आपको। अगर बाहर रोड पे जाते तो आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर इंग्लिश बोले 599 रुपीज़, 100 स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफर है, ये वो बहुत सारे आपको विज्ञापन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। और अपने अपने से सभी लोग क्या है, अपने अपने ढंग से, अपने अपने तरीके से शिक्षा को क्या कर रहे हैं, आगे प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है घटना एवं मुद्दे की व्याख्या करना। घटना एवं मुद्दों की व्याख्या करना। मानव जीवन में संचार के अंतर्गत केवल इतनी ही जरूरी नहीं है कि जो घटनाओं हो रही हो उसकी हमें जानकारी हो। मानव जीवन में संचार के अंतर्गत केवल इतना ही जरूरी नहीं है कि जो घटना घटित हो रही है केवल उन्हीं की जानकारी हो, अपितु हम घटनाओं के पीछे निहित प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कारणों और उनके महत्व को भी समझ सके, जिससे कि हम संबंधित घटना या मुद्दों के भावी परिणामों के प्रति सचेत हो सके। केवल देखो, कोई भी घटना घटित हो रही है, हमें केवल ये नहीं देखना है कि जो घटना है वो किस तरीके से हो रही है, हमें उसके जो प्रत्यक्ष यानी क्या कारण था और क्या कारण नहीं था, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो कारण है उसका भी बहुत बड़ा एक महत्व है, उसको भी हमें समझना चाहिए। ठीक है। हमें घटना के संबंधित घटना या मुद्दों के भावी परिणामों के प्रति सचेत हो जाना चाहिए कि इस घटना से हमें क्या परिणाम देखने को मिल सकते हैं, इसके प्रति भी हमें क्या होना चाहिए, सचेत हो जाना चाहिए। अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक है। ठीक है। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। देखो, वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है, वो तो मुझे पता है, लेकिन आज सबसे बड़ी खुशी बात है कि चैप्टर हम पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। तो लास्ट टॉपिक आता है समाज में एकजुटता लाना। क्या लाना, समाज में एकजुटता लाना। ठीक है। किसी भी समाज या देश की शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितना संगठित यानी एकजुट है। ठीक है। संचार माध्यम सूचनाओं के द्वारा लोगों को एकजुट करते हैं। भारत जैसे विविध भाषी एवं मत संप्रदाय वाले देश में समाज को एकजुट करने की आवश्यकता स्वयं सिद्ध है। अनेक अवसरों पर हमारे देश में संचार माध्यमों ने अपनी इस भूमिका का निर्वहन किया है। देखो, किसी भी समाज या देश की शक्ति को जानने के लिए उसकी जानने के लिए किस बात पर निर्भर करता है, उस देश में एकता है या नहीं है। किसी भी घर के बारे में अगर हमें जानना है कि घर की स्थिति कैसी है, तो हमें किसी एक से लड़ करके देखना होगा कि उसके घर में एकजुटता है या नहीं है। ठीक है। मुंह पे तो सभी कह देते हैं हम सब एक है, लेकिन मुसीबत के वक्त कितने खड़े हो रहे वो हमारे एक होते हैं। ठीक है। देखो, संचार माध्यम सूचनाओं के द्वारा लोगों को क्या कर रहे हैं, एकजुट कर रहे हैं। बहुत सारी सूचनाएं दे रहे हैं, उसके द्वारा लोगों को एकजुट कर रहे हैं। और भारत जैसे विविध भाषी, यानी यहाँ पे देख सकते हो, जो भारत यहाँ पे विविधताओं से भरा हुआ देश है ये हमारा। यहाँ पे सब अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा और अलग अलग क्या है कल्चर के लोग यहाँ पे निवास करते हैं। उन सभी के जो समाज में रहने की जो सामाजिक स्थिति है वो भी अलग अलग है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या है, एकजुटता देखने को मिलती है। ठीक है। अनेक अवसरों पर हमारे देश में संचार माध्यमों ने अपनी इस भूमिका का निर्वहन बहुत अच्छे से किया है। यानी जैसे जैसे समय आ रहा है, अपनी जो स्थिति है, लोगों के मन में जो लोगों के प्रति प्यार है, एकजुटता है, उसको सामने ला रहा है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, वीडियो जो है काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। तो वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें, और हाँ, कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ताकि हम आपके डाउट को क्लियर करें। और हाँ, आप लोग वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक हमें जरूर दें, और ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियोस है उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।